नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। अब तक आपने सुने चीखती हवेली के कितने राज कहानी के 5 भाग। चलिए अब सुनते हैं इस कहानी का 6ठा भाग। वो एक भीड़ भाड़ वाली जगह थी। चारों तरफ कोलाहल था, दुकानें लगी हुई थीं और सौदेबाजी हो रही थी। तरह तरह के सामान, घरेलू रोज़मर्रा के सामान और कपड़ों की दुकानें भी, मिठाई की भी दुकानें लगी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, आखिर कौन से बाज़ार में हूँ। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसे मैं पहचान सकूँ। मैं इधर उधर नज़र दौड़ा रहा था। मेरे कान पक गए थे लोगों की गुहारें सुन सुनकर। एक में दो, एक में दो, 1 टका में 2 सेर, 1 टका में 2 सेर, रसगुल्ले ले लो रसगुल्ले। चकाचौंध से भरी थी बाजार और लोग खरीदारी ऐसे कर रहे थे जैसे कल से ही आपातकालीन घोषणा होने वाली थी। पर शायद ऐसा भी नहीं था, ये रोज़ का ऐसा मामला था। लोग खाने खिलाने में बहुत मस्त थे, पर मैं वहाँ कैसे और क्यों, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया था। बोलो बोलो भाई बोलो, मेरे बड़े सेठों बोलो। मैंने देखा एक जगह बहुत भीड़ थी, लोग शोर मचा रहे थे और कुछ बोली जैसा चल रहा था। मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, 100 रुपये, एक आदमी ने ऊंची बोली लगाई। चल भाग यहाँ से, मछली खरीदने आया है क्या, बोली लगाने वाले ने डांटा। मैं सिर्फ सुन पा रहा था क्योंकि मैं अंदर जा ही नहीं पा रहा था, बहुत भीड़ थी। मैं कोशिश कर रहा था कि जाकर देखूं किस चीज़ की बोली लगाई जा रही थी। 300 रुपये, एक और आदमी ने बोला। नहीं नहीं, 400 रुपये, एक अन्य सेठ ने दाम लगाया। 500 रुपये, एक और धनवान ने बोली लगाई। मैं 500 रुपये दूंगा। सभी लोग उसकी तरफ देखकर चिढ़ गए। एक 50 साल का व्यक्ति था, मोटे टोन वाला। अरे क्या रे तुम लोग, देखो, गौर से देखो इसको, कितनी कटीली नचनियाँ हैं। आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी होगी। अभी अभी इसने यौवन के दहलीज पर कदम रखा है और तुम लोग 1 2 3 4 खेल रहे हो। मैंने जब लड़की शब्द सुना तो चौंक गया। मतलब इन भेड़ियों के बीच में एक लड़की की बोली लगाई जा रही थी। अब मेरे अंदर ताकत आ गई और मैं एक झटके से उस भेड़ को चीरते हुए अंदर घेरे में चला गया। मेरे होश तब उड़ गए जब मैंने संजना को सामने देखा। संजना, मैंने उसे आवाज़ लगाई, पर उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। उसे देखकर मैं तड़प सा गया था। उसकी जैसी और भी लड़कियां थी वहाँ, पर आज की मंडी में सबसे महंगी संजना थी, जिसे वो जल्लाद चीख चीख कर बोली लगा रहा था। मेरी आंखें लाल हो गईं और मेरी आंखों से आंसू। मैंने एक बार और उसे आवाज़ लगाई, पर मेरी आवाज़ संजना क्या, कोई भी नहीं सुन पा रहा था। मैं कराह उठा, संजना को देखकर कांप गया। वो जल्लाद से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी नाजुक पतली कलाई उस भारी भरकम जल्लाद के हाथों में जकड़ी हुई थी। मैं भागकर संजना के पास गया। संजना, संजना, पर संजना ना तो मुझे देख पा रही थी और ना सुन पा रही थी। एक अंतिम बोली, 700 रुपये, एक आदमी ने बोला। ऐसे कैसे 700 रुपये, हम 800 देंगे। 1000 रुपये, अचानक भीड़ में से एक 40 साल का व्यक्ति बोला, जिसकी आंखों पर काला चश्मा लगा था। सफ़ेद पैंट और शर्ट के ऊपर उसने काले रंग का कोट पहन रखा था। उसके होठों में सिगार लगा हुआ था, जिससे वो धुएं के छल्ले बनाता हुआ उस आदमी से बोला, 1000 और तुम्हारे लिए 100 और 1100 रुपये में यह सौदा पक्का करो। सभी लोग अचंभित से उसे देख रहे थे। वो पहली बार दिखा था बाजार में और आते ही दाम को तोड़ दिया। 4 से 500 रुपये के सौदे को 1100 रुपये में ख़रीद रहा था। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। मैं दौड़कर उस आदमी के पास गया और उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश की, पर कामयाब ना हुआ। मैं पुनः चिल्लाया, साहब ऐसा मत करो साहब, छोड़ दो उसे, वो रो रही है, उसे छोड़ दो। सब व्यर्थ था। जल्लाद ने संजना को उस आदमी के हवाले किया और उस आदमी के नौकर ने उसे एक सफ़ेद रंग की एम्बेसडर गाड़ी में बिठाया। संजना रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई कुछ ना कर सका।
एक बाज़ार से एक लड़की को सरेआम खरीद कर कोई ले जा रहा था, पर वहाँ पर ना तो कोई कानून था, ना कोई पंचायत थी। संजना की गाड़ी आगे बढ़ी और मैं पीछे पीछे हो लिया। गाड़ी अपनी रफ्तार में थी, पर मुझे नहीं पता कैसे मैं भी उसी रफ्तार में दौड़ रहा था। कुछ देर के बाद गाड़ी एक जंगल के रास्ते पर उतर गई। मैं भी पीछे पीछे भाग रहा था। गाड़ी जाकर एक पुराने से कॉटेज के पास रुकी और गाड़ी में से संजना को उतारा गया। नौकर संजना के हाथ को पकड़कर अंदर ले जा रहा था और वो आदमी एक दूसरा सिगार जलाकर गाड़ी से टेक लगाकर सिगार के कश लेने लगा। मैंने संजना के पीछे पीछे अंदर चला गया। कॉटेज में कुछ ज़रूरी सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। बहुत बड़ा कॉटेज था, पर शायद रहने वाला कोई नहीं था। उस नौकर ने संजना को एक कुर्सी पर बैठाकर उसके एक हाथ को बांध दिया और एक पानी का बोतल रखकर बाहर जाते जाते बोला, छुड़ाकर भागने का प्रयास मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। संजना बस उसे देखती रही। उसकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, और मैं तो परेशान था ही। गंदी दीवारों पर कलाकारी की हुई थी। सभी चित्र आदि मानव काल की सभ्यता से संबंधित थे। चित्रों में इंसान के हाथों में पत्थरों के नुकीले हथियार थे और उन हथियारों से जानवरों का शिकार करता हुआ दिखाया गया था। चित्रों में बहते हुए खून को पीते हुए दिखाया गया था। लंबी लंबी जीभ से जानवरों के शरीर से फूट रहे फव्वारों को चाटते हुए दिखाया गया था। बहुत ही भयानक तस्वीर थी वहाँ। एक इंसान दूसरे इंसान को मारता काटता दिख रहा था। दीवारों पर जानवरों के कंकालों को लटकाया गया था, और सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वहाँ पर सड़ाने वाली बदबू, जो पूरे मस्तिष्क को पागल कर रही थी। मैं गौर से उन तस्वीरों को देख रहा था। इधर संजना खुद को जैसे तैसे छुड़ा चुकी थी और भागने लगी। मैं भी उसके पीछे भागा, पर यह क्या, दरवाज़ा तो बंद था। संजना वापस लौटी और अंदर की तरफ भागी। भागते हुए वो एक और कमरे में पहुंची, जहाँ पर ज़मीन लाल थी। पत्थर रखे हुए थे और उस पत्थर पर एक धारदार हथियार रखा था। ज़मीन खून से सनी पड़ी थी। कहीं खून सूख चुका था और कहीं चिपचिपा गीला था। नरकंकाल लटके हुए थे उस कमरे में। नहीं, भय से कांप गई और पीछे हटी संजना, और उसका पैर एक कंकाल से टकराया और वो मुंह के बल धड़ाम से गिरी। आह! उसके मुंह से चित्कार भरी आवाज़ निकली। संजना को ज़्यादा चोट लग गई थी। वो उठ भी नहीं पा रही थी और मैं सिर्फ उसको देख सकता था। खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं कोई मदद भी नहीं कर सकता। कोई है यहाँ? संजना चिल्लाई। मैंने संजना का मुंह झट से दबा दिया। चुप चुप, वो वापस आ जाएगा, पर मेरी क्रिया का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे कुछ पता भी नहीं चला। वो चिल्लाई जा रही थी। संजना एक दो बार चिल्लाकर शांत बैठ गई। उसके घुटने में चोट आई थी और होठों से खून निकल रहा था। संजना मेरे सामने रो रही थी और मैं बस अफसोस कर सकता था, वो भी खुद से। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा था। उसकी कराह ने मुझे भी अंदर तक झकझोर दिया था। संजना के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे वो अपनी कुर्सी के पास गई, जहाँ पर उसे बांधा गया था। कुर्सी पर वो निढाल हो गई और कुछ देर बाद रोते रोते सो गई। अब मैं क्या करूं? मैंने संजना को गौर से देखा। ये जो भी थी, नहीं पता कहाँ से आई थी, कैसे उस जल्लाद के जाल में फंसी। मैंने उस कॉटेज का जायज़ा लेने का सोचा। देख तो लूँ कि संजना को किस रास्ते से आज़ाद कराना। मैं वापस कॉटेज के उस कमरे में गया जहाँ संजना को चोट लगी थी। बड़े ही गौर से मैंने दीवारों को देखा, तो उन्हें देखते हुए मुझे वहाँ तमाम हत्याओं के चित्र दिखाई देने लगे। वहाँ पर जंगली जानवरों के अलावा इंसानों के भी कत्ल हुए थे और मुझे सब महसूस हो रहा था। देखते देखते मुझे पीछे से एक रास्ता मिल गया। मैं बहुत खुश था और वापस उस कमरे में आया जहाँ संजना कुर्सी पर थी। पर यह क्या, मैं अपने अचंभित हो गया। संजना वहाँ से गायब थी। कहाँ गई? कहीं भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, उसको तो चोट लगी है, वो कैसे भाग सकती है? और मैं परेशान संजना को ढूंढने लगा।
पर वो कहीं ना दिखी। मैं कॉटेज से बाहर निकला और मेरी नज़र उस सफ़ेद गाड़ी पर पड़ी जिसमें बैठकर संजना यहाँ आई थी। मतलब वो कहीं बाहर नहीं गई है, वो यहीं कहीं थी। अब मैं उसे इधर उधर ढूंढने लगा। वहाँ पर एक भी आदमी नहीं था जो दिखे। शायद वो लोग संजना को कहीं और ले गए हैं, शायद चलाते चलाते, क्योंकि गाड़ी तो यहीं है। संजना पैदल कैसे चल रही होगी, ये सोचकर मैं परेशान था। मैं उसे ढूंढ रहा था और अचानक से मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं गिर पड़ा। ये क्या, मैं फिर से सपने में था और सपने में मुझे संजना दिखी। मैं फटाफट चारपाई से उठा कि बाबा जी के पास जाकर सारी बात बताऊं, पर माँ ने टोक दिया। कहाँ? माँ, बाबा जी के पास। फिर से सपना देखा है क्या? हाँ माँ, बड़े ही मासूमियत से मैं बोला। सो जा, अभी रात है, सुबह चले जाना। क्या अभी रात है? मैंने लालटेन की धीमी रोशनी को तेज़ किया और समय देखा तो अभी रात के 2 बजे थे। और फिर मैं दोबारा सो गया। आग की लपटें, हवेली के पर्दे जलते हुए, चीखती आवाज़ें, बचाओ बचाओ। काला धुआं आसमान में उड़ता हुआ। कौन? अचानक मेरे पीछे एक आदमी आकर खड़ा हो गया। मैं डर गया, पर असलियत में वो तो मुझे देख भी नहीं सकता था। वहाँ पर बहुत से लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता कैसे हुआ ये। क्या बकता है तू? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं किसी को नहीं पहचान पा रहा था, सिर्फ एक को थोड़ा सा पहचान पाया। ये तो वही कल्पू था जो सोम बाबू के हिसाब किताब को देख रहा था। तो ये कैसे बच गया? हवेली में तो ये भी था। क्या माजरा था? मैं सोम बाबू की हवेली के सामने था। हवेली जलकर राख हो चुकी थी। वहाँ पर बहुत से पुलिस वाले आए थे, एम्बुलेंस भी थी। सभी हवेली में जली हुई लाशों को निकाल रहे थे। अंदर कितने लोग थे? शायद 8 का अनुमान था, पर लाश सिर्फ 6 मिली। पुलिस अपना काम कर रही थी। सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पुलिस अब तक सोम बाबू के भाई निर्मल बाबू और ललित बाबू से पूछताछ कर रही थी। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे और दोनों रो रहे थे। पुलिस ने अपना काम किया और वहाँ से चली गई। सबके मन में एक ही सवाल था, अंदर हवेली में 8 लोग थे, तो बाकी के 2 लोगों की लाशें कहाँ गईं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई 2 लोग बच गए थे, और अगर बच गए थे तो वो कहाँ हैं? और जो बचे वो कौन थे? अब तो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा। मेरा सर घूमने लगा था। मैं ये सोच रहा था कि कातिल कौन है और संजना का क्या हुआ, सोने की ईंट का क्या राज था। ये सब जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। धन्यवाद।